सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो आपकी जेनेटिक्स है उसका लेक्चर नंबर जो 4th है। इसके अंदर अपन देखेंगे जो आपके मेंडेलियन जो आपके डिसऑर्डर्स हैं एंड जो आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, बोले तो मेंडेलियन एंड जो गुणसूत्रीय आपके विकार है, ये आखिरकार क्या होते हैं, इनको अपन डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर लेंगे। आप सबको पता है अपनी साइंस बैच है, ये अपन ने स्टार्ट किया था। इस बैच के अंदर अपन ने जूलॉजी मतलब जो आपकी बायोलॉजी है उस बायोलॉजी को स्टार्ट की थी। बायोलॉजी में भी जूलॉजी एंड आपकी बॉटनी आ जाती है। अपन सबसे पहले जूलॉजी लेके चल रहे हैं, उसके बाद में अपन बॉटनी है, इस बॉटनी को स्टार्ट करेंगे। एंड जूलॉजी में जो आज अपना है वो कौन सा है, जो आपके जेनेटिक्स वाला है, ये जेनेटिक्स वाला अपन कवर कर रहे हैं और उसमें आज अपना लेक्चर नंबर 4 रहने वाला है। इससे पहले ऑलमोस्ट अपन ने आधी से ज्यादा जेनेटिक्स है वो क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए। देखिए जेनेटिक्स में ही जो आपका इनहेरिटेंस है, यानी जो आपके डीएनए हो गया, आरएनए वगैरह हो गए, जो आपके मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस है, वो सारा का सारा अपन जेनेटिक्स के अंदर ही अपन ये चीजें पढ़ लेंगे। आपके डीएनए आरएनए वगैरह है, क्योंकि आपके सिलेबस में भी इसी अकॉर्डिंग दे रखा है, तो उसी अकॉर्डिंग अपन वो चीजें देख लेंगे। तो आज अपना क्या बात करने वाले हैं, चौथा अपना लेक्चर रहने वाला है। इससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक चीज बता दूं कि यहां पर जो आपके इनपुट मतलब जो भी आपके एमसीक्यूज वाली जो भी सीरीज है, जिसको अपन टेस्ट सीरीज बोलते हैं, वो टेस्ट सीरीज भी अपन ने फ्री के अंदर क्या है, लॉन्च कर रखी है। वो कैसे मिलेगी, देखिए जो अपने वीडियो लेक्चर है वो आप सबको पता है एकदम कंप्लीट रूप से फ्री है। इसके अलावा जो नोट्स है वो नोट्स भी आपको कंप्लीट फ्री में मिल जाते हैं। तो वही चीज जो टेस्ट सीरीज के रूप में है, वो टेस्ट सीरीज भी अपन फ्री में लेके आ रहे हैं। ये चीज लगभग हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि कैसे आप फ्री टेस्ट सीरीज तक पहुंचोगे। इसके लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर पे जाना है एंड अपनी जो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन इसी चैनल के नाम से है, लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं, तो लॉगिन करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। इस इंटरफेस के अंदर यहां पर आपको ये तीन आपको आइकन मतलब 3 लाइनें दिखाई दे रही होगी। इसके ऊपर आपको क्या करना है, टैप करना है, क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही ये इंटरफेस आएगा और यहां पर आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको फ्री मटेरियल नाम से चीजें मिल जाएगी। इस फ्री मटेरियल वाले पे जैसे ही आप टैप करते हैं तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होता है। यहां पर तो आपको क्या मिल जाएंगे, लैब असिस्टेंट के नोट्स मिल जाएंगे और यहीं पे आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, टेस्ट का भी ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इस पे जैसे ही टैप करते हैं तो आपके सामने जो टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज भी क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। तो जल्दी से जाइए टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो चीज अपन ने पढ़ी है वो याद हुई है या नहीं हुई है, वो अपन को टेस्ट सीरीज जब आप दोगे तब आपको पता चलेगा कि कितना पढ़ा हुआ अपन को कितना याद हुआ है। चलिए फिर आज वाला जो अपना टॉपिक है इसको अपन क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज अपना फोकस किस पे रहेगा, जो आपके जेनेटिक डिसऑर्डर्स रहेंगे। देखिए ये जो मतलब ये जितने भी डिसऑर्डर अपन देखने वाले, ये अपन ने जिस टाइम डिजीज वाला चैप्टर पढ़ा था ना, उस डिजीज वाले चैप्टर में भी अपन ने देख लिए। तो एक तरह से ये मान लीजिए 2-3 आपको एक्स्ट्रा यहां देखने को मिलेंगे। बाकी वो जितने डिसऑर्डर, जितने भी डिजीज अपन ने वहां पढ़ी थी, वो सारी की सारी अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एक तरह से मान लीजिए ये आपकी क्या है, रिविजन क्लास रहने वाली है। तो जो आपका जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, ये क्या होता है, आपका 2 तरह का होता है। कौन कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर में 2 तरह के अपन डिसऑर्डर देखेंगे, कौन कौन सा, एक तो देखेंगे गुणसूत्रीय विकार देखेंगे, यानी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर देख लेंगे। एक मेंडेलियन आपका जो विकार है, डिसऑर्डर है, इसको देख लेंगे। आखिरकार क्रोमोसोमल में क्या होता है, जब जो आपके गुणसूत्र होते हैं यानी क्रोमोसोम होते हैं, उनकी संरचना में यदि परिवर्तन हो जाता है तो उसको गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। जबकि जीन की संरचना में यदि किसी भी तरह का कोई भी चेंज हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलते हैं। तो इन दोनों की डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए 1 बाय 1 करके अपन दोनों को क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर है, इसको अपन देख लेते हैं। ये आपके सामने क्या जाता है, मेंडेलियन डिसऑर्डर है। मेंडेलियन डिसऑर्डर में सबसे पहले जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है वो कौन सा आ जाता है, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया की बात करें तो जो आपका हीमोफीलिया है, ये सेक्स लिंक्ड आपका डिसऑर्डर होता है यानी डिसीज होता है। चीज आपको याद रखनी है कि जो हीमोफीलिया होती है, ये लिंग सह लगन आपका क्या होता है, डिसीज होता है। एंड जो आपका हीमोफीलिया है, इस हीमोफीलिया को शाही डिजीज बोले तो रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि रॉयल डिजीज के नाम से कौन सी डिजीज को, कौन से डिसऑर्डर को जाना जाता है, तो हीमोफीलिया को जाना जाता है। रीजन पूछ लिया जाए कि भाई क्यों, क्योंकि ये जो आपकी महारानी विक्टोरिया थी, उन महारानी विक्टोरिया की जो वंशावली थी, उनका जो परिवार था, उस परिवार के अंदर ये डिजीज देखने को मिली थी, इसीलिए इसको शाही डिजीज बोला जाता है। क्यों? क्योंकि रानी विक्टोरिया का परिवार क्या था, एक रॉयल फैमिली थी, तो इसलिए उसी के नाम पे इसको रॉयल डिजीज नाम दे दिया गया। आखिरकार इस डिजीज में होता क्या है, तो ये जो आपका हीमोफीलिया होता है, यहां पर जो मेल होता है, वो मेल इससे क्या होता है, इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सेक्स लिंक्ड आपकी डिजीज है, यानी जो आपका क्रोमोसोम एक्स रहता है उसको क्या करता है, ये इफेक्ट करता है। तो मतलब मेल होता है, मेल में तो आप सबको पता है एक ही क्रोमोसोम एक्स होता है, एक क्या हो जाता है, वाई हो जाता है, जबकि फीमेल में दोनों क्या होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। लेकिन ये जो आपको हीमोफीलिया वाला जीन होता है, ये कहां देखने को मिलता है, ओनली फॉर जो एक्स क्रोमोसोम होता है, एक उसी पे देखने को मिलेगा। तो मतलब यहां पर जो मेल होता है, मेल क्या तो क्या हो जाएगा, यहां पर मेल को तो क्या हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी ये वाली। जबकि फीमेल की बात करें तो फीमेल में भी दो एक्स होते हैं, एक के ऊपर मान लेते हैं हीमोफीलिया है, एक तो सेफ है ना, तो यहां पे फीमेल क्या होती है, वेक्टर का काम करती है, वाहक का काम करती है। मतलब जो आपकी महिला होती है वो हीमोफीलिया को फैलाने का काम करती है, और उससे जो अफेक्ट होता है, इफेक्ट होता है, वो कौन होते हैं, आपके मेल होते हैं। बस ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं आपको एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करूं, तो मान लीजिए कि कोई महिला थी, क्या थी, कोई महिला थी, वो महिला हीमोफीलिया की क्या थी, वाहक थी। जबकि कोई मेल है, वो मेल मान लीजिए उसमें हीमोफीलिया उसके अंदर नहीं था, वो वाहक वगैरह भी नहीं था, वो डिजीज भी उसमें नहीं थी, वाहक तो मेल हो ही नहीं सकता। मान लीजिए कि इस महिला की जो शादी है, इसका जो विवाह है, वो एक ऐसी महिला से कराया गया, इस पुरुष का, कि वो क्या थी, हीमोफीलिया को क्या करती है, कैरी करती है। तो यहां पे जैसे ही अपन ने जो आपने चेकर बोर्ड पता था उसको अपन लेके चले, तो यहां पे क्या होते हैं, इनको अपन अलग अलग ले लेते हैं। अब इसको चेकर बोर्ड में यदि अपन रखें तो ऐसे ही अपन समझ लेते हैं बिना रखे ही, इस एक्स का जब इसके साथ में कराएंगे तो एक्स एक तो क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया वाला देखने को मिल जाएगा। जब इसका इसके साथ में कराएंगे तो आपका कुछ इस तरह का रेशियो आपको देखने को मिलेगा। जब इसका इसके साथ में कराएंगे तो ये क्या आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। और जब इसका इसके साथ में कराएंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। मतलब यदि कोई महिला है, वो महिला यदि हीमोफीलिया की वाहक है, उसका विवाह होता है, वो यदि एक नॉर्मल पुरुष से करा दिया जाए तो उनकी जो आने वाली संतानें होगी, उनके अंदर 50-50% रहेंगे कि जो एक महिला रहेगी वो तो क्या रहेगी, वाहक का काम करेगा, एक बच्ची रहेगी, एंड जो मेल रहेगा, जो लड़का रहेगा, वो क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया से ग्रसित हो जाएगा। जबकि एक चांस ये भी रहेगा कि जो महिला होती है वो भी सेफ रहेगी, एंड जो पुरुष रहेगा वो भी क्या रहेगा, सेफ रहेगा। तो यहां पर 50-50 वाला रेशियो बन जाता है। इस तरह से अलग अलग आपको पूछा जा सकता है कि मान लीजिए जो महिला है, ये मान लीजिए हीमोफीलिया से ही होगी, यहां पे मान लीजिए इसकी शादी इससे करा दी। इस तरह के क्वेश्चंस काफी ज्यादा बनते हैं। ये जिस दिन अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस दिन आपको मैं और अच्छे से चीजें समझा दूंगा। और वैसे भी अदरवाइज मैंने वीडियोस बना रखी है, वो आप देखना चाहे तो वो भी आप देख लीजिएगा हीमोफीलिया से रिलेटेड। तो ये चीज अपन ने पढ़ ली। मेन जो चीज याद रखने वाली है वो बस इतना याद रखना, ये सेक्स लिंक डिजीज होती है। हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज बोला जाता है। इसमें जो रोगी होता है वो कौन होता है, पुरुष होता है। क्यों? क्योंकि पुरुष के पास एक ही क्रोमोसोम होता है जिसपे क्या होता है, आपका हीमोफीलिया प्रेजेंट होता है जी। फिर जो वाहक होता है, यदि वाहक की बात करें तो यहां पे वाहक कौन रहेगी, महिला रहेगी। क्यों? क्योंकि महिला के पास दोनों एक्स, मतलब दो आपके एक्स क्रोमोसोम रहेंगे, उसमें से एक के ऊपर ये प्रेजेंट रहेगा। अब इस डिजीज में होता क्या है, इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक हल्का सा भी शरीर पे कट लग जाता है तो वो इंसान क्या हो जाता है, उसके अंदर ब्लड क्लोटिंग है, वो ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती है, खून निकल निकल के ही क्या हो जाता है, वो इंसान डेथ हो जाता है। इसीलिए ये जब राजा महाराजा थे तो ये कभी किसी से युद्ध नहीं करते थे, क्योंकि युद्ध हो गया, युद्ध में तो सीधी सी बात है चोटें लगती है, तो हल्की सी भी चोट लगी, यदि नीचे भी गिर गए, एक बार खून यदि निकल गया तो मान लीजिए वो आदमी क्या हो चुका है, पूरी तरह से खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो ब्लड की क्लोटिंग है, खून का थक्का है, वो नहीं जम पाता था। तो ये नीचे भी सेम टू सेम वही चीज लिखी गई है जो मैंने अभी यहां पर आपको एक्सप्लेन किया था कि यहां पे जो मेल होता है उसमें XY क्रोमोसोम होते हैं, एक्स क्रोमोसोम पे ही प्रेजेंट होता है, इसलिए ओनली फॉर जो मेल रहता है वो तो यहां पे क्या करेगा, डिजीज से युक्त रहेगा। जबकि फीमेल यहां पे क्या होगी, ओनली फॉर वाहक होगी, ओनली फॉर कैरियर होगी। ये चीज आपको पता होना चाहिए। और ये कहां देखने को मिलेगा, ओनली फॉर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर ही ये जीन है आपका हीमोफीलिया वाला, ये आपको देखने को मिलेगा। यही क्या था, आपका हीमोफीलिया था। चलिए फिर अगले की बात कर लेते हैं। आपका आ जाता है कलर ब्लाइंडनेस, क्या ना,
वर्णांधता नाम से पता चल रहा है कलर, कलर का मतलब हो गया रंग से, ब्लाइंडनेस का मतलब हो गया कि मतलब आपको कलर है ये अपनी आंखों से आप पहचान नहीं पाते हैं कौन कौन से कलर। तो याद रखना ये भी आपका सेक्स लिंक्ड जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसी के अंदर आपका कलर ब्लाइंडनेस आता है, वर्णांधता आती है। इसके अंदर क्या होता है, जिसको भी कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, ऐसे नहीं है कि हर कोई सा भी कलर नहीं पहचान पाएगा, वो एक स्पेसिफिक कलर होते हैं, कौन सा, जो आपका रेड हो गया एंड जो आपका ग्रीन हो गया, इनके अंदर वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कि कौन सा लाल है कौन सा कलर क्या है, हरा है। अब ये जो आपका कलर ब्लाइंडनेस है, पूछ लिया जाए कि ये किसने दिया था, तो याद रखना जो आपके जोहन डाल्टन थे उन्होंने 1798 में इसके बारे में बताया था। ये भी एक तरह की क्या होता है, अक्स लिंक्ड आपका क्या होता है, रिसेसिव आपकी डिजीज होती है। लेकिन जो वर्णांधता होती है ये ज्यादातर किस में देखने को मिलती है, जो पुरुष होते हैं, जो मेल होते हैं, उन्हीं के अंदर देखने को मिलती है। फीमेल के अंदर बहुत ही कम चांस होता है कि देखने को मिल जाए। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, सेक्स लिंक क्रोमोसोम है, क्योंकि मेल के पास में तो एक ही अक्स होता है, जबकि फीमेल के पास में क्या होते हैं, दो दो क्या होते हैं, अक्स होते हैं। तो मान लीजिए मेल के पास में हो गया तो मेल तो सीधी सी बात है इससे इफेक्ट हो गया, जबकि फीमेल के पास में यदि ये कलर ब्लाइंडनेस वाला है तो उसके पास एक अक्स तो क्या है, सेफ है। इसीलिए क्या होती है, ज्यादातर केस के अंदर महिलाएं होती हैं, वो क्या होती है, वाहक का काम करती है, जबकि अफेक्ट कौन होता है, यहां पर पुरुष होता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो सेम सेम वही चीज होगी कि यहां पर जो महिलाएं होती है वो केवल वर्णांध तभी हो सकती है, एक रीजन ये तभी पॉसिबल है कि जब आपका जो मतलब उसका जो पिता रहेगा, कि भाई महिला भी यहां पे क्या लिखा है कि मोर कॉमन इन मेल, मतलब ज्यादातर मेल्स में देखने को मिलता है, लेकिन फीमेल में भी वर्णांधता देखने को मिल सकती है। फीमेल में कब देखने को मिलेगी वर्णांधता, एक केस ये हो सकता है कि जब जो मेल रहेगा, ये मेल आपका क्या रहेगा, कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित है, जबकि जो फीमेल है वो उसकी जो माता रहेगी उसके पास में क्या है, एक कैरियर क्या है, ये जीन है, मतलब एज ए कैरियर का वो काम कर रही है। तब यदि अपन बात करेंगे तो जब इनका इनके बीच में कराएंगे तो सीधी सी बात है, ये पॉसिबिलिटी बन गई ना, कि ये पॉसिबिलिटी कब बने, जब मेल रहेगा वो तो कलर ब्लाइंडनेस से रहेगा, जबकि फीमेल क्या रहेगी, यहां पर ग्रसित रहेगी, मतलब वाहक का काम करेगी। तभी कोई दूसरी फीमेल रहेगी या जो बच्ची उनके होगी वो क्या होगी, आपकी कलर ब्लाइंडनेस से युक्त रहेगी। ये वाली लाइन आपके सामने वही कह रही है। तो इसका इसके साथ में करा लेते हैं। तो ये आपके सामने दिखाई देखने को मिल रहा होगा कि मतलब जो लड़की रहेगी वो तो यहां पर दोनों केस के अंदर, मतलब जो यहां पर जो लड़की रहेगी वो क्या रहेगी, एक केस के अंदर तो यहां पे क्या रहेगी, एक केस के अंदर तो वो लड़की क्या रहेगी, यहां पर पूर्ण रूप से क्या रहेगी, कलर ब्लाइंडनेस रहेगी, जबकि दूसरे केस के अंदर वो लड़की क्या रहेगी, यहां पर वाहक का काम करेगी। और जो मेल होगा वो एक लड़का तो क्या रहेगा, कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित रहेगा, एंड दूसरा रहेगा वो क्या रहेगा, एकदम सुरक्षित रहेगा। इस तरह के आपको जो क्वेश्चंस बनाने हैं ये आपको आने चाहिए। जिस टाइम पे चेकर बोर्ड अपन ने पढ़ा था ना, सेम टू सेम जो अपन ने मेंडल्स के लॉ के अंदर कंप्लीट चेकर बोर्ड बनाना सीखा था, वो आपके इन डिजीज के अंदर आगे जाके क्या आएंगे, काम आएंगे। बस थोड़ा सा याद रखना एक क्वेश्चन की, जो आपका कलर ब्लाइंडनेस है इसके लिए जो डायग्नोसिस है, कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो जिसको इशिहारा टेस्ट के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को याद रखना कि जो कलर ब्लाइंडनेस को पहचानने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उस टेस्ट को क्या बोला जाता है, इशिहारा टेस्ट के नाम से जाना जाता है। चलिए फिर अगली डिजीज देख लेते हैं। अगली आ जाती है सिकल सेल एनीमिया, या जिसको पर्नीशियस आपकी एनीमिया के नाम से जाना जाता है। ये डिजीज आखिरकार क्या होती है, जो आपका सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया का मतलब क्या हो जाता है, खून से रिलेटेड हो जाता है, ब्लड की कमी को क्या बोला जाता है, आपका एनीमिया बोला जाता है, सिकल सेल। तो सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है, ये एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, अनुवांशिक विकार होता है, और इसके अंदर जो आरबीसी होती है, मतलब जो आपकी रेड ब्लड कार्पल्स होती है, रेड ब्लड जो आपकी सेल्स होती है, वो कैसे हो जाती है, हंसियाकार हो जाती है, मतलब हंसियाकार की जैसी हो जाती है, मतलब जो आपने कसी या जिसको अपन नॉर्मल में जो खेत में यूज रहते हैं, ठीक वैसे ही क्या हो जाती है, आपके आरबीसी की साइज हो जाती है, सिर्फ वैसी उसकी आकार है, वो आकार वैसे हो जाती है। एक तरह से बोले तो आरबीसी क्या हो जाती है, विकृत हो जाती है, जिसके कारण शरीर के अंदर क्या हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है। इस डिजीज में क्या होता है,
क्योंकि जो हीमोग्लोबिन किनसे बनता है, जो बीटा ग्लोबुलिन की जो श्रृंखला की जो छठी स्थिति के अंदर जो आपका ग्लूटेमिक अमीनो अम्ल होता है वो विस्थापित हो जाता है, किसके द्वारा, जो वेलिनिन अमीनो अम्ल के द्वारा विस्थापित हो जाता है। इसलिए आरबीसी क्या हो जाती है, आपके हंसियाकार की हो जाती है एंड आपके शरीर में क्या हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को याद रखिएगा। इसके अलावा इसका एक कारण और हो सकता है कि यदि आपका जो 11वां गुणसूत्र होता है उस गुणसूत्र में यदि पॉइंट म्यूटेशन हो जाए, बिंदु उत्परिवर्तन हो जाए, तो ये डिजीज देखने को मिल सकती है। अब जिस टाइम पे अपन उत्परिवर्तन म्यूटेशन वाला पढ़ेंगे तब आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आ जाएगी कि बिंदु उत्परिवर्तन पॉइंट म्यूटेशन आखिर का क्या होता है। इसके अलावा भी एक रीजन और हो सकता है, जिस टाइम पे डाइजेस्टिव सिस्टम भी अपन ने पढ़ा था, विटामिन वाला चैप्टर पढ़ा था, तब भी मैंने आपको बताया था कि यदि आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तब भी आपको एनीमिया हो सकता है। सिकल सेल एनीमिया की बात नहीं कर रहे, ओनली फॉर आपको क्या हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। एनीमिया बोले तो खून की कमी है, ये आपके अंदर हो सकती है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अपन ने बात कर ली सिकल सेल एनीमिया की। चलिए अगले बात कर लेते हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी एक तरह से ब्लड से रिलेटेड ही डिजीज है। इसके अंदर जो ब्लड, जो आपकी आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिकाएं होती है, आपके रेड ब्लड कार्पल्स होती है, ये क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, विकृत हो जाती है, जिसके कारण जो भी आपका रोगी होता है उसको बार बार में क्या होता है, ब्लड को चढ़ाना पड़ता है। और ये कब होता है, जब आपके 11वें एंड 16वें गुणसूत्र की जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसमें यदि ये चेंजिंग आ जाए तो आपको ये डिजीज हो सकती है। इसके अलावा अगला आ जाता है पॉलीडेक्टिली। जो आपका पॉलीडेक्टिली होता है, ये क्या होता है, एक जन्म से ही क्या होती है, एक छोटी सी, मान लीजिए एक तरह की बीमारी होती है, या एक छोटी सी क्या होती है, जन्मजात ऐसी स्थिति होती है जिसमें जो भी बच्चा रहेगा, जो भी बच्ची रहेगी, उनके एक अंगुली क्या है आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, पॉलीडेक्टिली बोला जाता है। पॉलीडेक्टिली का मतलब आपकी एक अंगुली बढ़ जाएगी। आपने ऋतिक रोशन को देखा होगा जादू वाला, तो उसके अंदर उनका अंगूठा ऐसे देखा होगा, तो वो भी आपकी क्या है, पॉलीडेक्टिली है। किसी में क्या होता है, एक अंगुली एक्स्ट्रा भी हो जाती है, जैसे कि आप यहां भी देख पा रहे हैं। ये एक तरह की कैसी होती है, पॉलीडेक्टिली आपकी कंडीशन होती है। तो आपको पता होना चाहिए पॉलीडेक्टिली कंडीशन का मतलब हो गया कि एक अंगुली आपकी क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा है, वो आपको देखने को मिलेंगी। अंगुली ले लीजिए, अंगूठा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, चाहे वो हाथ की भी हो सकती है, वो आपके पांव की भी हो सकती है। चलिए अगले की बात करें तो बेंक्रीडेक्टिली। तो बेंक्रीडेक्टिली ये भी एक तरह से आपका अनुवांशिक जन्मजात स्थिति होती है, कंडीशन होती है। बस इसमें अंतर इतना रहता है कि जो आपकी पैरों की होगी या हाथों की अंगुलियां हो जाती है, ये साइज में क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, मतलब नॉर्मल साइज दे रहती है। अंगुलियां क्या होती है, ऊपर नीचे छोटी बड़ी अंगुलियां है, या एकदम छोटी छोटी अंगुलियां है, वो आपको देखने को मिलेगी। इस तरह की जो कंडीशन होती है उसको क्या बोला जाता है, बेंक्रीडेक्टिली उसको बोला जाता है। अगला डिजीज आ जाता है हंगिस्टन कोरियाई। जो हंगिस्टन कोरियाई होती है, इसके अंदर क्या होती है, जिसको भी हो जाती है उसको बोलने के अंदर थोड़ी सी क्या होती है, डिजीज मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि जो आपका गुणसूत्र नंबर 4था गुणसूत्र होता है, उसके अंदर क्या हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है, और उत्परिवर्तन होने के कारण क्या आ जाती है, बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। जबकि अगला आ जाता है क्राइटोकेट सिंड्रोम। क्राइटोकेट सिंड्रोम किन में देखने को मिलेगा, किस टाइम होगा, जब आपका 5वां गुणसूत्र होगा, उस गुणसूत्र का क्या हो जाता है, यदि कोई भी हिस्सा होता है वो हिस्सा क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, या बोले तो छोटा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, क्राइटोकेट सिंड्रोम हो सकता है। और ये इसमें क्या होता है, जिस टाइम पे जो बच्चा होता है, वो बच्चा जिस टाइम छोटा होता है उस टाइम जो रोता है, तो वो जो रोने की आवाज है वो एक तरह से, जिस तरह से बिल्ली रोती है वैसे क्या निकलती है, उसके अंदर आवाज निकलती है। इसीलिए इसको क्राइटोकेट सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है कि छोटा बच्चा जब भी रोएगा तो रोते टाइम पे उसकी जो आवाज रहेगी, रोने की जो रहेगी, ऐसा लगेगा जैसे कि कोई बिल्ली है, वो बिल्ली आवाज कर रही है, उस तरह से क्या होता है, ये बच्चा रोता है। इसीलिए सिंड्रोम को क्या बोला जाता है, क्राइटोकेट सिंड्रोम के नाम से अपन जानते हैं। तो ये चीज आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। अब अपन बात कर लेते हैं जो आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है। फिनाइल कीटोन्यूरिया की बात करें, पीकेयू की बात करें, तो फिनाइल कीटोन्यूरिया एक तरह का आपका क्या होता है, रेयर आपकी क्या होती है, जेनेटिक डिजीज होती है। एंड ये एक तरह का क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होती है। क्योंकि आप सबको पता है कि आपके यदि अपन क्रोमोसोम्स की बात करें तो क्रोमोसोम्स के अंदर आपके ऑटोसोम्स होते हैं एंड आपके 6 क्रोमोसोम होते हैं। 2 आपके 6 क्रोमोसोम होते हैं, बाकी के सारे क्या होते हैं, आपके
ऑटोसोम्स होते हैं। दो सेक्स क्रोमोसोम कौन से हो गए? आपके एक्स एंड आपके वाई हो जाते हैं। बाकी के आपके जो बच गए वो सारे के सारे क्या होते हैं? आपके ऑटोसोम्स होते हैं। तो ये डिजीज कब होती है? जब ऑटोसोम बोले तो आपका जो PAH जीन होता है इसके अंदर यदि उत्परिवर्तन हो जाता है तो क्या होता है? इसके अंदर जैसे ही उत्परिवर्तन हो जाएगा तो जो आपका फिलाइन एलेनिन, जो आपका हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, इस एंजाइम की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है? फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज आपको हो सकती है। आगे यदि बात करें तो एल्केप्टोन्यूरिया। एल्केप्टोन्यूरिया भी क्या होती है? एक तरह की दुर्लभ अनुवांशिक विकार है जो क्या होता है? जेनेटिक मेटाबॉलिक आपकी क्या होती है? एक तरह की डिजीज होती है। इस डिजीज में क्या होता है? एल्केप्टोन्यूरिया के अंदर, इसके अंदर जो आपका यूरिन होता है उस यूरिन का कलर कैसा हो जाता है? ब्लैक हो जाता है, इसलिए इसको ब्लैक यूरिन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि ब्लैक यूरिन डिजीज के नाम से कौन से रोग को जाना जाता है? तो उसको क्या बोला जाता है? एल्केप्टोन्यूरिया के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें क्या होता है? जो आपका HGD आपका जीन होता है, इस जीन के अंदर क्या हो जाता है? म्यूटेशन हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? इसमें होता क्या है? जो आपका फेनिल एलाइन होता है और जो टायरोसिन होता है, इसके ये क्या कर रहा है? टूटने, मतलब ये क्या होता है? टूटने से रुक जाता है, जिससे क्या हो जाता है? होमोजेंटेसिक जो आपका एसिड होता है, इस एसिड का क्या हो जाता है? संचय हो जाता है, स्टोरेज हो जाता है आपके अंदर, जिसके कारण आपका जो यूरिन होता है उसका रंग कैसा हो जाता है? गहरा हो जाता है। बोले तो रंग कैसा हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। इसीलिए इसको ब्लैक यूरिन डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं जो आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, उनके मेंडेलियन डिसऑर्डर आपके कंप्लीट हो जाते हैं, जो भी आपके सिलेबस के अंदर आपके एनसीईआरटी में दिए हैं उतने ही अपन ने किए हैं। अब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन जो क्रोमोसोमल डिजीज है उनको देख लेते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले आ जाता है आपका टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो जो टर्नर सिंड्रोम आपका रहता है, ये अक्ष गुणसूत्र की कमी के कारण हो जाता है। मतलब आपके शरीर में यदि एक अक्ष गुणसूत्र है उसकी कमी हो गई तो आपको क्या हो सकता है? टर्नर सिंड्रोम हो सकता है। ये क्या होता है? केवल महिलाओं के अंदर ही जो डिसऑर्डर है ये डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेगा, जो आपका टर्नर सिंड्रोम रहेगा। क्योंकि महिला के अंदर क्या होता है? दो आपके क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। एक क्रोमोसोम यदि अक्ष वाला कमी हो गई तो क्या हो जाएगा? ओनली फॉर एक ही क्रोमोसोम बोलेगा, बोले तो अक्ष 0 बच जाएगा। जबकि मेल्स की अपन बात करें तो भाई मेल के अंदर तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है, यदि वो ही गायब हो गया तो बचा क्या? वाई बचा। तो वाई से भाई क्या उखाड़ लोगे? एक्स तो जब है ही नहीं। तो ओनली फॉर ये डिजीज किसमें होती है? महिलाओं में होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। कौन सी? जो आपका टर्नर सिंड्रोम होता है, इसके अंदर क्या होता है? आपका एक एक्स क्रोमोसोम होता है, वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। टोटल आपको सबको पता है आपके 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसके अंदर से जो आपके 44 तो क्या हो गए? ऑटोसोम्स हो गए। बाकी के जो दो बच गए वो आपके क्या होते हैं? 6 क्रोमोसोम होते हैं। एक्स एंड वाई वाले तो क्या हो गए? मेल के अंदर हो गए। फीमेल में एक्स वाले क्या होते हैं? 6 क्रोमोसोम होते हैं। तो यहां पर फीमेल की बात करें तो जो आपके 46 गुणसूत्र क्या होते हैं? एक नॉर्मल फीमेल की अपन बात करें तो उसमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जिसको टर्नर सिंड्रोम हो जाता है उसके अंदर क्या होता है? 46 में से, मतलब जो आपके अक्ष वाई वाले थे, सॉरी अक्ष वाले थे, इसमें से एक अक्ष क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो 46 की जगह कितने हो जाते हैं? 45 क्रोमोसोम ही रह जाते हैं। तो अगला जो आपका अक्ष क्या रह जाएगा? एक अक्ष की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे। चलिए फिर आगे बात करें तो इसमें होता क्या है? तो इसमें एक्चुअल के अंदर क्या होगा? जो महिला के जो जननांग रहेंगे, मतलब जो रिप्रोडक्टिव वाले पार्ट रहेंगे, वो इतने ज्यादा विकसित नहीं हो पाएंगे। इसके साथ साथ में उनका जो ब्रेस्ट रहेंगे, यानी जो स्तन रहेंगे, वो भी इतने ज्यादा विकसित नहीं हो पाएंगे। एंड जो उनकी छाती रहेगी, वो छाती क्या हो जाती है? थोड़ी सी चौड़ी रहती है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे होंगे। इसके अलावा जो निपल्स होते हैं, ये निपल्स भी क्या होते हैं? काफी दूर दूर दिखते हैं। ये आपकी कौन सी होती है? टर्नर सिंड्रोम होता है। अगला बात करें तो आ जाता है आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की बात करें तो यह भी आपके एक अक्ष गुणसूत्र होता है, उसकी अतिरिक्तता के कारण यह चीज हो जाती है। यह डिजीज जो क्लाइनफेल्टर वाली है, यह आपको ओनली फॉर किसमें देखने को मिलती है? जो पुरुष होते हैं उनमें देखने को मिलती है, और एक सेक्स क्रोमोसोमल आपका डिसऑर्डर है, यह होता है। अब इसके अंदर क्या होता है? एक अक्ष क्रोमोसोम की क्या हो जाएगी? मात्रा बढ़ जाती है। तो यहां पर क्या होता है? नॉर्मली मनुष्य, मतलब मेल की बात करें तो क्या होता है?
एक अक्स वाई, ये क्या होता है, नॉर्मल पुरुष होता है। जबकि इनके अंदर क्या होता है, एक एक्स्ट्रा अक्स होता है, इसकी मात्रा क्या हो जाती है, यहां पर इंक्रीज हो जाती है। अब एक अक्स यहां पर सीधी सी बात है बढ़ गया, तो थोड़ा बहुत क्या आ जाता है, जो महिलाओं वाले जो कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर्स इस पुरुष के अंदर आ जाते हैं। तो कुल क्रोमोसोम्स की बात करें तो यहां पर 46 से क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। यहां पर ये एक अक्स क्रोमोसोम था, इसकी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसके अंदर होगा क्या, इसके अंदर होता है कि पुरुषों के जो जननांग रहते हैं वो इतने ज्यादा विकसित है, वो नहीं हो पाएंगे। इसके साथ साथ इनमें जो ब्रेस्ट होते हैं, स्तन होते हैं, इनकी वृद्धि हो जाती है। एंड शरीर के ऊपर क्या होते हैं, बाल होते हैं, उसकी कमी भी हो जाती है, क्योंकि महिलाओं के शरीर पर बाल क्या होते हैं, कम होते हैं कंपेयर टू पुरुष। जबकि बात करें साथ साथ महिलाओं जैसी ही क्या हो जाती है, इनके अंदर आवाज हो जाती है। ये आपका क्या कहलाता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहलाता है। चलिए अगला आ जाता है जेकब सिंड्रोम, या जिसको सुपर मेल सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। अब ये सुपर मेल सिंड्रोम क्या हो गया, सुपर मेल सिंड्रोम का मतलब हो गया कि भाई जो आपका मेल है उसके पास में क्या होते हैं, अक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं। एक वाई जो आपका क्रोमोसोम होता है उसकी मात्रा यहां पर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये जो डिजीज रहती है, जो आपकी जेकब सिंड्रोम ले लीजिए या सुपर मेल सिंड्रोम ले लीजिए, ये किस में देखने को मिलेगी, ओनली फॉर जो पुरुष होते हैं उनमें देखने को मिलेगी। ये भी एक तरह का 6 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। इसमें भी जो टोटल क्रोमोसोम है उनकी संख्या कितनी हो जाती है, 46 से कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहां पर एक वाई क्रोमोसोम होता है, ये यहां पे क्या हो जाता है, एक एक्स्ट्रा हो जाता है, इसकी वृद्धि हो जाती है। अब ये वाई क्रोमोसोम यदि एक्स्ट्रा हो गया तो सीधी सी बात है कि सुपर मेल क्यों बोला जाएगा, कि जो मेल जनरली मेल का क्या होता है, थोड़े से क्या होते हैं, आक्रामक होते हैं। लेकिन ये क्या होती है कि एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए इसकी आक्रामकता क्या होती है, और ज्यादा बढ़ जाती है। क्या होती है, और ज्यादा आक्रामकता हो जाती है। इसके अलावा जो सुपर मेल सिंड्रोम है जिसको भी होता है, सामान्यतः वो जो पुरुष रहते हैं वो नेचर्स के अंदर कैसे रहते हैं, क्रिमिनल टाइप के रहते हैं। कैसे रहते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति वाले रहते हैं। इसलिए जो आपका सुपर मेल सिंड्रोम है या जो जेकब सिंड्रोम है, इसको क्रिमिनल सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। चलिए ये तो बात कर ली सुपर मेल की। अब बात कर लेते हैं सुपर फीमेल सिंड्रोम की। जो आपका सुपर फीमेल सिंड्रोम रहता है, अब फीमेल में आप सबको पता है 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसलिए इसको सुपर फीमेल बोला जाता है। ये भी क्या किसमें देखने को मिलता है, ओनली महिलाओं में देखने को मिलता है। एंड कैसा होता है, 6 क्रोमोसोमल डिसीज होती है। इसमें क्या होता है, एक एक्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो टोटल 46 से कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं, आपके 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। एंड एक क्रोमोसोम की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो इसका नतीजा क्या रहेगा कि जो महिलाओं में जो कामुकता होती है, कामनेस की जो प्रोसेस होती है, वो क्या हो जाती है, यहां पर बढ़ जाती है। मतलब जनरली महिलाओं में जो कामुकता होती है वो और ज्यादा क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या है, एक एक्स क्रोमोसोम होता है, ये क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है, एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा बढ़ गया, इसलिए क्या हो जाती है, वो थोड़ी सी कामुकता उनके अंदर बढ़ जाती है। चलिए ये चीज अपन ने बात कर ली। अगले की बात कर लेते हैं, आपका डाउन सिंड्रोम, जिसको मंगोलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ये एक तरह की आपकी जो ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है वो होता है। ऑटोसोमल बोले तो ये 6 क्रोमोसोम के अंदर किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा, यहां पर ऑटोसोम में आपको चेंज देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, डाउन सिंड्रोम में ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है। एंड जो डाउन सिंड्रोम होता है ये आपको महिलाओं में भी देखने को मिलेगा, एंड पुरुष के अंदर भी ये चीजें हैं वो आपको देखने को मिलेगी, दोनों में देखने को मिलेगी। इसको डाउन सिंड्रोम को ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ट्राइसोमी 21 के कारण कौन सा सिंड्रोम हो सकता है, कौन सी डिजीज हो सकती है, तो आपको डाउन सिंड्रोम हो सकता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि एक जो आपका 21वां गुणसूत्र होता है उसकी क्या हो जाती है, एक फोटोकॉपी बन जाती है, जिसके कारण आपको क्या हो जाता है, डाउन सिंड्रोम हो जाता है। मतलब ओवरऑल बात करें तो जो आपके 45 क्या हो जाएंगे, यहां पर क्रोमोसोम हो जाएंगे 45, 46 एंड आपके क्या हो जाएंगे 47। मतलब एक जो आपका 21वां गुणसूत्र था इसके क्या बन गई, यहां पे फोटोकॉपी आपकी बन जाती है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के अंदर ये देखने को मिलता है। इसके अंदर होता क्या है, इसमें क्या होता है, शरीर क्या हो जाता है, काफी ज्यादा विशालकाय भी हो सकता है, एंड शरीर क्या हो सकता है, बोना भी हो सकता है। आंखें थोड़ी सी तिरछी रहेगी, जीभ थोड़ी सी मोटी रहेगी। जीभ मोटी है तो बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। एंड जो चेहरा और नाक रहेगा वो चपटा रहेगा, और थोड़ा माइंड रहेगा वो क्या रहेगा, मंद बुद्धि रहेगा, इतना ज्यादा डेवलप नहीं हो पाता है, इसको डाउन सिंड्रोम बोला जाता है। और एक मूवी आई थी तारे जमी के ऊपर, सितारे जमी पे थी ना अभी, वो मूवी क्या है, इसी के ऊपर बेसिस बनी हुई है।
चलिए अगला आ जाता है पटाउ सिंड्रोम। जो पटाउ सिंड्रोम होता है ये भी क्या होता है, एक तरह का ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है जो किसमें देखने को मिलता है, बच्चों में देखने को मिलता है। और इसको क्या बोला जाता है, ट्राइसोमी 13 बोला जाता है। तो ट्राइसोमी 13 किसको बोला जाता है, किसके कारण हो जाता है, उसको क्या बोला जाता है, यदि आपका गुणसूत्र नंबर 13 है उसकी यदि एक फोटोकॉपी बन गई तो आपको क्या हो सकता है, पटाउ सिंड्रोम हो सकता है। इसमें भी जो टोटल गुणसूत्र है वो 46 की जगह कितने हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि आपका गुणसूत्र नंबर 13 है उसकी एक क्या बन गई है, फोटोकॉपी बन गई है। इसके अंदर क्या होता है, जो आपका होठ होता है एंड जो तालु होता है वो जन्म से ही क्या होता है, इन बच्चों के अंदर कटा हुआ है, वो आपको देखने को मिलेगा। ये क्या होता है, आपका पटाउ सिंड्रोम होता है। चलिए अगला आ जाता है जो आपका एडवर्ड सिंड्रोम होता है। जो आपका एडवर्ड सिंड्रोम होता है ये एक तरह की ऑटोसोमल डिसऑर्डर होता है ये भी, एंड ये भी किसमें देखने को मिलता है, बच्चों में देखने को मिलता है। इसमें क्या होती है, इसको ट्राइसोमी 18 के नाम से जाना जाता है। यहां पे क्या होता है, जो आपका गुणसूत्र 18वां होता है उसके अंदर यदि उसकी फोटोकॉपी हो जाती है तो आपको क्या हो सकता है, एडवर्ड सिंड्रोम हो सकता है। तो इसमें भी सीधी सी बात है, टोटल 46 की जगह गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है, आपकी 47 हो जाती है। एंड इसमें क्या होता है, बच्चों का दिमाग क्या रह जाता है, छोटा रह जाता है, जिसको आपका माइक्रोसिफेली भी नाम से भी जाना जाता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये अपन ने क्या बात कर लिए, जितने भी आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर थे एंड जो मेंडेलियन डिसऑर्डर थे, जो जो आपके सिलेबस में दिए थे, उन सबको अपन ने 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लिया है। ये जो आप देख रहे हैं ये प्ले स्टोर के ऊपर अपनी एप्लीकेशन है दादिश ग्रुप ऑफ एजुकेशन। यहां पर नोट्स भी मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। तो एक बार एप्लीकेशन को विजिट है वो जरूर कीजिएगा। एंड ये अदर और भी सोशल मीडिया है, इनको भी आप फॉलो करना चाहे तो आप इनको भी फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए फिर अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट रहता है तो आप पूछ लीजिएगा। तो चलिए फिर अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।